दफा कर तो कोई तुम्हारा कुछ पता नहीं चले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली हमारा टॉपिक जो है ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो एनालिसिस में जाने से पहले हम पहले देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टूल्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पे आज हम कुछ थोड़े से पढ़ते हैं, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कुछ वो करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या मिलता है, सारी स्टेटमेंट के बाद कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्क्रीनशॉट हमें मिल जाता है। स्क्रीनशॉट किस तरह मिल जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने निकल रहे हैं। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, एक देते हैं इनफ्लो और दूसरा करते हैं आउटफ्लो। ठीक है, कैश स्टेटमेंट में हम ये चीजें नोट करते हैं। इनफ्लो किसको कहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने पैसे अंदर आ रहे हैं, केस ऑफ सेल, रेवेन्यू, किसी भी तरीके से जितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो उसको इनफ्लो कहते हैं। ठीक है, जो आउटफ्लो है, मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही है? अच्छा, तो आउटफ्लो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जितने पैसे निकल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज, सैलरीज वगैरह, जितने पैसे हमसे मिल रहे हैं जो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है ना, एक इनफ्लो होगी, एक आउटफ्लो होगी। समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास आता है बैलेंस शीट। हम इसके बाद बैलेंस शीट बिल्कुल वो मुकम्मल एक चीज हम करते हैं। बैलेंस शीट किसको कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल पोजीशन देखने के लिए हम बैलेंस शीट यूज करते हैं। बैलेंस शीट में हम यूज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन किसको कहते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, बैलेंस शीट हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बताएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एसेट कितने हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल आपको इस जगह की दूं, ये ब्रेन इंस्टीट्यूट के मतलब सारे जो एसेट है मिसाल के तौर पे वो $100 के। ठीक है, तो ये इक्वल, ये बराबर होंगे। टोटल हमारा जो ब्रेन इंस्टीट्यूट में इसमें बिल्डिंग वगैरह सब कुछ नाम और ये सब कुछ $100 का है मिसाल के तौर पे। तो ये बराबर होगा लायबिलिटीज, इसमें ये 100 में ये किसी चीज लोगों के कर्जे हैं, जितने लोगों से इन्होंने पैसे लिए वो कितने हैं, तो वो मिसाल के तौर पे $20 है और ओनर की जो इक्विटी है वो $80 है। तो ये दोनों आप जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपका जो एसेट होगा वो इन दोनों के बराबर होगा। ये दोनों इक्वल आएंगे आपस में। समझ आ रही मेरी बात? किसको समझ नहीं आ रही? जी, आप लोग आ रही समझ? अच्छा, ठीक है, तो हम जाते हैं आगे बैलेंस शीट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि एसिड इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटीज, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एसेट जानते हैं सब, ठीक है, जो हमारे सरमाया है। लायबिलिटीज के क्या चीज होते हैं, कर्जे, सही। ओनर इक्विटी जो इसमें जो इसका मालिक है उसके कितने पैसे हैं, तो ये ओनर इक्विटी उसको कहते हैं बैलेंस शीट में। समझ आ रही है? जी, विशाल। अच्छा, हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट की तरफ। जिस तरह के मैंने ये 3 कंपोनेंट आपको बैलेंस शीट के बताए हैं, एसेट और लायबिलिटीज और ओनर इक्विटीज। हम एसेट की तरफ आते हैं पहले। तो एसेट में हमारे पास 2 किस्म के एसेट आते हैं। 2 किस्म के एसेट का मतलब है कि एक हमारे पास आता है करंट एसेट, दूसरा आता है हमारा नॉन करंट एसेट भी इसको कह सकते हैं, या इसको फिक्स एसेट भी आप कह सकते हैं। फिक्स एसेट, आपको मेरी बातें समझ आ रही है? सेकंड क्लास से तो मैं तेज जा रहा हूं या जो नुस्खा मुझे बता दिया कर। ठीक है, जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख के दी थी आपको, एक
एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, अभी इसमें हम ये पोर्शन डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमारे पास आता है नंबर 1 करंट एसेट। करंट एसेट वो चीज होती है जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में ट्रांसफर हो सकती है विद इन 1 ईयर। इसको लिक्विड एसेट भी आप देख सकते हैं। लिक्विड एसेट किसको कहते हैं कि जो जल्द अज जल्द पैसों में ट्रांसफर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में आपके पास सोना है, तो वो एक लिक्विड मतलब एसेट है आपका, क्योंकि मतलब आप जाके मतलब किसी भी दुकान में उसको दे देंगे, जरगर की दुकान है तो आपसे खुद बहुत खरीद लेंगे, कम पे खरीदते ज्यादा बिल में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही सबको? जी सर। ठीक है, तो ये मतलब एसेट करंट एसेट में वो एसेट आते हैं, मिसाल के तौर पे इसमें हमारे पास आता है नंबर 1 कैश, जो हमारे पास यहाँ हाथ में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने पैसे हमारे पास पड़े हुए कैश है, कैश में हमारे पास कैश इन हैंड आता है प्लस कैश इन बैंक आता है। ठीक है, हमारे पास ये कैश है, कैश जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता है या हमारे बैंक के अकाउंट में जो कैश है हमारे पास, ये दोनों कैश में आते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में भी एक मिसाल दी थी। इन्वेंट्री कोई भी चीज जो हमारे पास तैयार ऑलरेडी पड़ी हो, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है अपने पास और उसको फिनिश गुड में रखती है, स्टोर में रखती है कि वो सेल हो सके, तो उसकी इन्वेंट्री है। या यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे पास यहाँ पे 100 रुपए की मतलब हमारे पास 100 मार्कर पड़े हुए, तो हमारे पास मार्कर की इन्वेंट्री है, 100 मार्कर है और 20-50 का मार्कर है, तो 500 रुपए की हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी बताएं। इन्वेंट्री किसको कहते हैं कि हमारे पास जो स्टोर में कोई ऐसी चीज ऑलरेडी तैयार पड़ी हो कि मतलब हमें खरीदना ना पड़े, हमें लेना ना पड़े, हमें ऑलरेडी बेच सकते हैं उसको आसानी से, तो वो भी हमारे करंट एसेट में आता है। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास दूसरी बात ये है कि अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में अकाउंट रिसीवेबल कैसे किसको कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे जो हमें मिलने हैं, किसी के पास हमारे कर्ज है या किसी को हमने सेल आउट कर दिया, उसने हमें पेमेंट नहीं की, हमारा वो किसी के पास जितना भी कर्जा हो तो उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और वो मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर मिसाल हमें मिल सके तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अकाउंट रिसीवेबल मिसाल में एक मिसाल यहाँ पे अभी यहाँ की दूं, मिसाल के तौर पे हमने एक क्लास यहाँ पे एमबीए की शुरू कर दी। ठीक है, उसमें एमबीए की फीस हमारे पास मिसाल के तौर पे 60,000 रुपए और उसमें 30 लड़के हमारे पास एनरोल है। ठीक है, 60,000 रुपए में, और इससे हमारे पास हमें मिल गए हैं एक 18 लाख रुपए सम तक, तकरीबन 18 लाख। और इस 18 लाख में हमारे पास हमें इन्होंने आगे की फीस जमा की और हमें 9 लाख रुपए मिले। तो ये हमारे पास जो 9 लाख रुपए बकाए यहाँ पे पड़े हुए, तो ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? सबको क्लियर है? सही है। तो ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल वो सारे पैसे जो कि 1 साल के अंदर अंदर खूब आसानी से बैंक उसमें कन्वर्ट, कैश में कन्वर्ट हो सके, उनको करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट या उसको फिक्स एसेट भी कहते हैं। वो किसको कहते हैं? मतलब कि 1 साल से ज्यादा, ग्रेटर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा अगर उस पे टाइम लगे कैश को कन्वर्ट, मिसाल उसमें क्या सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी या किसी का ये बिल्डिंग, जो चीज मतलब इतनी आसानी से और जल्दी कैश में कन्वर्ट ना हो सके, मतलब 1 साल से ज्यादा लगे, तो हमारे नॉन करंट एसेट होंगे। क्लियर है सबको? यस सर। सही जा रहा हूँ? कोई मसला तो नहीं है? सबको ये बातें क्लियर आ रही है? आपको समझ आ रही है? अच्छा, ठीक है, एसेट्स क्लियर है? यस सर। एसेट में अगर कोई बात होगी तो मतलब कोई मसला तो नहीं होगा, ठीक है ना?
मिसाल के तौर पे मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एसेट, मिसाल के तौर पे मैंने ऐसा एक टेबल दिया होगा आपको, ठीक है, उसमें बताऊंगा कि कैश हमारे पास इतना है, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास इतना है, मतलब इन्वेंट्री इतनी है, ठीक है। तो इसको आपने फिर लाना है, बाकी भी मैं क्लियर कर दूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट आपने किस तरह बनाई, यहां से ये वीडियो उठा के आपने, मैं सारों को एक्सप्लेन कर दूं तो फिर मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूं, इसमें आपको एक क्वेश्चन आउट हो गया फिर क्वेश्चन एग्जाम का। अच्छा, फिर हम आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। जिस तरह एसेट में, उसी तरह मैं कंटिन्यू करता जाऊं, जो हमारे इक्वेशन था उसमें हमने एसेट क्लियर कर दिए, ठीक है। हम अभी आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज कर्जे को कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी बंदे का कितना कर्जा है उसको कहते हैं। तो उसी में भी हमारे पास फर्दर दो किस्म के हैं, एक करंट है या शॉर्ट टर्म या नॉन करंट, जो एक साल ऐसे कर्जे के मिसाल के तौर पे हमने एक साल के अंदर अंदर लोगों को पे करने हैं, उसको मतलब करंट एसेट कहते हैं या शॉर्ट टर्म एसेट कहते हैं, ठीक है। मिसाल को मैं क्या बता, मिसाल की बात, हमारे पास यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी इंगेज में क्लास पढ़ाने के लिए, तो उसको 4 महीने बाद उसकी पेमेंट करनी, तो हमारे पास लायबिलिटी में आ जाती है, करंट लायबिलिटी। क्लियर आप लोगों को? यस। ठीक है। इसी तरह आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो कि 1 साल से ज्यादा टाइम ले ले उसको पे करने में। मिसाल यहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसने 20 साल के लिए की है, उसके साथ एग्रीमेंट लिखा है कि 20 साल बाद हम हिसाब करेंगे इसका तो वो 1 साल से ज्यादा होगी है, उसका कर्जा हमारे पास ज्यादा हो गया, तो उसको नॉन करंट एसेट कहते हैं। क्लियर है जी? सही है सर। अच्छा, ये हमारा दूसरा पोर्शन भी इसमें कवर हो गया, ठीक है। आपके लिए बता रहा हूँ। एसेट में भी करंट और नॉन करंट आ गए, लायबिलिटीज में नॉन करंट आ गए। ये हमारे कर्जे, अब हम आते हैं इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी या इक्विटीज किसको कहते हैं। हमारे पास जो ओनर्स होते हैं उसके जो अपने पैसे होते हैं उसको इक्विटी कहते हैं, ठीक है। जितने पैसे हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक उसका मालिक इन्वेस्ट करता है और उसके जाती जितने पैसे होते हैं उसको ओनर इक्विटी कहते हैं, ठीक है। ओनर इक्विटी को मिसाल के तौर पे हम अगर एसेट से, हमारे पास मिसाल के तौर पे टोटल एसेट है $100 के, ठीक है ना, और हमारे पास लायबिलिटीज है, हमारे पास लायबिलिटीज मिसाल के तौर पे 60 है, तो इससे ओनर इक्विटी ऑटोमेटिकली हमारे पास 40 आ गई। इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि नहीं? जी। क्लियर है कि नहीं? मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई क्वेश्चन भी मिले, इंटरव्यूज में लोग जाते हैं, टेस्ट में लोग जाते हैं, और वहां पे आपको मिसाल के तौर पे ये चीजें दो ऑलरेडी एसेट और लायबिलिटी दी हो मगर इक्विटी आपको ना दी हो, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, या मिसाल के तौर पे आप एसेट दिया और इक्विटी दिया और लायबिलिटी नहीं दी, तो आपने एसेट से फिर इक्विटी माइनस करके आपने लायबिलिटीज निकालनी है। मेरी बात क्लियर है? मैं जो कहना चाहता हूँ आपको क्लियर है? मिसाल के तौर पे ये सिर्फ आपको वो टेक्टिक्स बताने के लिए कि आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए होता है। ऐसा होता है, आपको कहते हैं आपको ये चीज तो दे दी और साथ में लायबिलिटी दे दी, ये नहीं दी होती, आपको बताते हैं कि मुझे इसका आंसर दो कि अकाउंटिंग क्वेश्चन ये पूरी करो, तो ये मैंने बता दिया कि मतलब टोटल एसेट इतने और लायबिलिटी इतनी है, तो ऑटोमेटिकली अंदर इक्विटी आएगी। या मिसाल के तौर पे ये चीज नहीं दी, ये चीज दी है, नहीं दी और ये चीज दी है, तो एसेट से ये चीज माइनस करके लायबिलिटीज खुद ब खुद निकल आएंगे। क्लियर कि नहीं? यस सर। जी सही है, विस्तार से क्लियर। क्लियर। अच्छा, हम आते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ। क्या है दोस्तों, आप लोगों को नजर आ रहे हैं?
अच्छा, हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये बैलेंस शीट हमारे पास है और ये उस फॉर्मेट में है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट। असल में अक्सर ऐसा होता है कि ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट, बैलेंस शीट हमारे दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर हम बैलेंस शीट इस तरह से बनाएं तो भी ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। एक साइड पे एसेट, दूसरे साइड पे लायबिलिटी और इक्विटी। मिसाल के तौर पे अगर एसेट 100 रुपये होंगे, $100 होंगे, तो लायबिलिटीज में हमारे पास ये 60 के होंगे, ये 40 के होंगे। ये तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऑनर इक्विटी, और ये दोनों जमा करके एसेट के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं आता हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा जाते हैं इसके अंदर। हमारे पास करंट एसेट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सके, तो उसमें हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब हमारे पास कैश पैसे पड़े हुए हैं या बैंक में है या हमारे पास उसमें है, तो वो पैसे जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट हो। एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बाकी क्लियर है? Yes. अच्छा, हम अब आते हैं मार्केटेबल अकाउंट्स। जो पैसे मार्केट की तरफ से हमें पैसे अंदर आते हैं और हमारे पास पे कैश में पड़े होते हैं, तो वो कितने पैसे हैं हमारे पास, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, किसी की तरफ हमारा कर्जा है, किसी को समझना है तो मुझे बताएं, मुझे मतलब करें, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल किसको कहते हैं कि किसी के पास हमारे पैसे ऑलरेडी पड़े, जैसे मैंने एमबीए की मिसाल दी है कि उन्होंने हाफ फीस जमा कर दी है, 18 लाख रुपए, तो उसमें 9 लाख रुपए जमा हुए, तो 9 लाख रुपए हमें रिसीव होंगे 4 महीने के अंदर अंदर, तो ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है। सबको ये क्लियर है बात मेरी कि नहीं? ठीक है मिसाल से? Yes, sir, yes, sir. अच्छा, फिर हम आते हैं इन्वेंशन। इन्वेंटरीज। हाँ, अच्छा, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज, जैसा कि मैंने इन्वेंटरीज से पहले आपको बताया है कि मतलब हमारे पास इस ब्रेन इंस्टीट्यूट में हमारे पास जो मार्कर्स है 100 पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास 100 मार्कर की इन्वेंटरी पड़ी हुई है, तो वो हमारे करंट में आता है, ठीक है। फिर हम आते हैं वेंडर नॉन ट्रेड रिसीवेबल, ऐसे रिसीवेबल जो कि हमारे पास ट्रेड में एंटर ना हो, किसी से पैसे आते हो, किसी सप्लायर से मतलब ट्रेड में वो एंटर ना हो, कोई गिफ्ट आते हो, मतलब कोई ऐसे पैसे के माध्यम में ट्रेड के अंदर ना हो, वो हमारे पास जितने रिसीवेबल आते हैं वो, ठीक है। अदर करंट एसेट, इसके अलावा हमारे पास कोई करंट एसेट पड़े हुए, मिसाल के तौर पे मैं बैंक की मिसाल दे दूं, बैंक में पैसे पड़े वो, या मिसाल कोई अक्सर आपको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक साइड में थोड़ा सा फंड पड़ा रहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे वो कहते हैं कि मतलब किसी भी टाइम कोई भी हालात आ सकते हैं कि उस टाइम में हम यूज कर सकते, तो पैसे साइड पे बिजनेस का ये हिसाब है कि ओनर होता है, उसका अपना माइंड होता है, वो अपने पैसे जो होता है जितने वो मतलब कमाता है तो उससे थोड़े से साइड पे रखते हैं कि कल में यहाँ पे कोई मसला आता है तो उसको मतलब हम उसको वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये मतलब अदर करंट एसेट को हम इसमें ला सकते हैं कि कोई पैसे हमारे पास पड़े हो। सबको क्लियर है ये बातें? तो ये सब चीजें, अच्छा, तो हम इसका टोटल निकाल लेते हैं करंट एसेट का, ये सारे टोटल पे तो हमारे पास टोटल करंट एसेट इतने निकल आते हैं, सही है। हम आते हैं नॉन करंट एसेट, या मिसाल के तौर पे फिक्स एसेट, ठीक है। जो हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज मैंने आपको कहा है कि वो एक बॉन्ड हमें गवर्नमेंट इशू करती है 100 रुपए का, हमें कागज दे देती है, हमसे 100 रुपए लेती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन लोग कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है और उसके पास वो पैसे वो सेल आउट करती है आपस में, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारे पास, जो कि उसकी अपनी एक टाइम मार्केटेबल सिक्योरिटी के बारे में आपको बता दूं कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटी उसमें ये होता है कि मतलब अमाउंट फिक्स होता है और टाइम फिक्स होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी किसी से शेयर ले तो उसको कहे कि मतलब मैं आज आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, सही। तो ये
मतलब 10 साल के लिए आप मुझसे इसके 15 लाख रुपए लेंगे 10 साल बाद। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती है कि वो 10 साल बाद वो कैश में कन्वर्ट होती है, उसको हम नॉन करंट एसेट में कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी नहीं से ठीक है जी। सीधा निगाह से ना Marketable securities are the current assets के means current के भी non current दोनों के भी marketable marketable security बजमों के जिकम दे नो आप बजम दर के नॉन करंट राजी वाले से देखिए ड्यूरेशन मेंशन इसमें हमारे पास करंट एसेट्स में भी हमारे पास अगर आप दूसरा नंबर नॉन दें करंट ये करंट में सर आप ऊपर ये मार्केटेबल अकाउंट से ये अकाउंट से सिक्योरिटी सिक्योरिटी अकाउंट से अच्छा मार्केटिंग account से जो हमारे पास पैसे आते हैं वो अकाउंट्स का अच्छा, पेमेंट वो होता है accounts। मार्केटेबल अकाउंट से। ठीक है ना? अच्छा क्लियर है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है मार्केटेबल सिक्योरिटी जस्ट लाइक जिस तरह हम बैंक से मतलब एक बॉन्ड लेते हैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन किसी से एग्रीमेंट करती है बताती है कि 10 साल के लिए हमें ये पैसे दें हमें आपको इसका इतने पैसे हम वापस करेंगे तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटी होगी। ठीक है फिर हम आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी आजकल सबको प्रॉपर्टी के बिजनेस का पता बहुत डाउन जा रही है कोई खरीदने के पैसे नहीं रुक गया तो प्रॉपर्टी या प्लांट या मशीनरी जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिरिंज बनाने की मशीनरी होती है तो वो भी हमारे पास नामकरण में है क्योंकि मतलब हम इमीडिएटली इसको मतलब उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हम उसको भेजेंगे तो भेजेंगे फिर सेल लगाएंगे पता नहीं कब सेल होती है क्या होती है। इक्विपमेंट प्लांट इक्विपमेंट जो हमारे पास मतलब ये चीजें हैं इतने जल्दी ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है इस पे हम टेंडर लगाएंगे लोग आएंगे कब करेंगे को तो मतलब इससे आसानी से तो इसीलिए हम नॉन करंट में जाते हैं। ठीक है अदर नॉन करंट एसेट हमारे पास बाकी जो नॉन करंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मिसाल कुछ भी हो सकती है कुछ भी कोई जगह हमने तोड़ी हुई है या मतलब कोई पैसे पड़े हुए वैसे मतलब कर सके उसको एसेट में जल्द ट्रांसफर कर सके 1 साल बाद एक बिल्डिंग है मिसाल के तौर पे हमने बना ली एक प्रोजेक्ट के लिए और वो प्रोजेक्ट नहीं चला ठीक है 1-2 सालों में तो 2 साल बाद हम उसको मतलब करंट एसेट उसके बाद जाएगा 2 साल बाद जाएगा तो नॉन करंट एसेट में आ गई उसके लिए मशीन हमने खरीद ली तो मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद कोई खरीदारी करेगा तो उसके बाद काम चलेगा तो ये नॉन करंट एसेट में आ गई। एसेट सबको क्लियर है करंट और नॉन करंट एसेट सबको क्लियर हो गए आपको क्लियर है? अच्छा हम आते हैं एक पोर्शन हमारा का अकाउंटिंग इक्वेशन का क्लियर हो गया एसेट। ठीक है हम आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटीज ये हम दोनों प्लस करते हैं तो इसके इक्वल होती है। ठीक है हम आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज में उसी तरह 2 लायबिलिटीज है करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज उसको कहते हैं कि 1 साल से ज्यादा 1 साल के अंदर अंदर वो हमने किसी को पे करने हो तो मतलब उसको करंट लायबिलिटीज कहते हैं। अकाउंट पेएबल ऐसे पैसे कि हमने किसी से खरीदारी कर दी है हमने यहाँ पे कोई मतलब प्रोफेसर हायर कर लिया और 4 महीने टीचिंग की तो उसको 4 महीने बाद उसके पैसे देने तो वो अकाउंट पेएबल में आएंगे हम उसको नोट करेंगे विद इन उसमें। ठीक है अदर करंट लायबिलिटीज कोई भी मतलब कोई खर्चे कोई भी चीज मतलब जो हमने 1 साल के अंदर अंदर लोगों को देने पैसे है किसी के साथ मतलब हुआ है वो तो। फिर हम आते हैं डेफर्ड रेवेन्यू ऐसी रेवेन्यू कि जो हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू इसको कहते हैं मिसाल के तौर पे वो डेफर हो ब्लाइंड हो। मिसाल किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में मिसाल हमने डिफरेंट रेवेन्यू ऐसा ही कि ऐसी रेवेन्यू जो हमें 1 साल के अंदर अंदर मिलने वाली पैसे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों की मतलब मैंने एमबीए की मिसाल के तौर पे वो शुरू कर दी एमबीए की या एमएस की। ठीक है और यहाँ पे आप लोगों की क्लास फेलो में एक बंदा है वो वर्कर वेलफेयर फंड के स्कॉलरशिप से आ रहा है। ठीक है और उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास एसएमएस में उसके 3 लाख रुपए और ये हमें मिलेंगे 2 साल बाद। 2 साल बाद या मिसाल के तौर पे
ये ऐसा कर लेते हैं कि पर सेमेस्टर मिसाल के तौर पे फर्स्ट सेमेस्टर की मिसाल के 70,000 रुपए, सेकंड सेमेस्टर की भी 70,000 रुपए, थर्ड सेमेस्टर के 70,000 रुपए। ठीक है, उन्होंने ऐसा कर दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर की पेमेंट हमें ऑलरेडी ड्यू है मगर पे नहीं की, तो ये हमारे पास डिफर रेवेन्यू है, आ गई हमारे पास, तो हमने डाली, नहीं आई तो हमने छोड़ दिए। ठीक है ना, हमारे पास की तरफ ड्यू है, अभी मुझे हमें डिफर मिलनी है, अभी ये पता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर टाइम पे हमें मिल जाएगी एक साल के अंदर अंदर। डिफर है, मिसाल के तौर पे हम उसको ये नहीं बता सकते कि आज मिलेगी या महीने बाद मिलेगी या 2 महीने बाद मिलेगी। एचजीसी के स्कॉलरशिप पे कोई किसी ने पढ़ा है? स्कॉलरशिप का ऐसा होता है ना कि वो यूनिवर्सिटीज को पे करते हैं जब उनका दिल चाहे। यहाँ पे लड़का पढ़ता रहता है वहाँ पे मतलब वो नहीं, पर लास्ट में उसकी डिग्री होल्ड कर लेते हैं। तो स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे फीस उसको स्टार्ट से ड्यू हो जाती है, मगर उसको पे 1 महीने में करते, 2 में करते, 3 में करते, तो इसकी नामालूम रेवेन्यू है कि हमें कब मिलेगी, तो उसको हम लाइबिलिटीज में लेके जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज में। क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर है? तब से क्लियर है? अच्छा, कमर्शियल पेपर मैंने ऐसा कर दिया है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे पैसे चाहिए और मैंने एक कमर्शियल पेपर बैंक से बना के आपको दे दिया है कि मतलब मुझे दे दो 8 महीने के लिए पैसे, 8 मंथ के लिए मुझे मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए दे दो 8 महीनों के लिए, और मैंने आपको एक पेपर इशू कर दिया है, जिस तरह मैं स्टाम्प पेपर की मिसाल दे दी। स्टाम्प पेपर पे मैंने आपसे 8 महीनों के लिए पैसे ले लिए कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कमर्शियल पेपर हो गया, आपसे एक पेपर हो गया, मैंने आपसे 8 लाख रुपए ले लिए और मैं कहता हूँ कि 8 महीने बाद में आपको देंगे, तो ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज में। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। अच्छा, हम आते हैं डेट टर्म डेट की तरफ। ऐसा डेट या टर्म डेट किसको कहते हैं? ऐसे पैसे के बैंक से हमने लिए और 1 साल के अंदर अंदर हमने उसको पे करने हैं, तो उसको डेट अमाउंट कहते हैं, टर्म डेट। ठीक है, तो ये चीजें हमारे करंट लायबिलिटीज में आ गई और इसका हम टोटल पर निकाल लेते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी का टोटल होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसको कहते हैं कि 1 साल से ज्यादा में हमने पे करने किसी को, तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। जिस तरह के टर्म हमने कहा कि ऐसे टर्म डेट जो 1 साल के अंदर अंदर हमने देने, तो हमने उसको करंट में, यहाँ पे भी टर्म सेम चीज आ गई, मगर ये 1 साल से ज्यादा अगर हमने देने हो तो वो हम नॉन करंट में डालेंगे, अगर 1 साल से ये ज्यादा होगी, ठीक है ना। दूसरी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास मिसाल के तौर पे किसी से हमने कर्जे लिए और 5 साल के लिए 10 साल के लिए बैंक से लिए, लोन लिए, बाकी वो सारे आ गए, तो हम करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट इन दोनों को प्लस कर ले तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ जाती है, टोटल कर्जे आ जाते हैं। दूसरा पोर्शन क्लियर हुआ है किसी को कि नहीं? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी फीमेल्स की तरफ से आपको क्लियर? जी मिसाल से। यस सर। क्लियर है? क्लियर से? जी सर। अच्छा, हम आते हैं ओनर इक्विटी की तरफ, स्टॉक होल्डर इक्विटी की तरफ, पैसों की तरफ। जो ओनर की जो इक्विटी होगी, जितने पैसे होंगे उसकी तरफ हम आते हैं, तो बैलेंस शीट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। इसमें हम आते हैं कॉमन स्टॉक, एडिशनल वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे पास जितने जितने पैसे हैं मिसाल के तौर पे, तो वो जितने, मिसाल के तौर पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक शेयर इशू करती है, मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर है 100, ठीक है। शेयर्स किसको कहते हैं? ओनरशिप की जो मतलब वो करते हैं, ओनरशिप कितने परसेंटेज पे ओनर होती है, ओनरशिप को जाहिर करती है। ऑर्गेनाइजेशन के 100 ओनर्स है, मिसाल 100 शेयर्स है, ठीक है, और 100 शेयर्स में मिसाल के तौर पे 10 शेयर होल्डर्स है, किसके 15 शेयर्स है, मतलब मिस्टर ए के 15 है, मिस्टर बी के 10 है, मिस्टर सी के 15 है, मिस्टर डी के 5 है, तो ये सारे शेयर होल्डर्स है, ठीक है।
अभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जब बैलेंस शीट बन रहा है तो अगर इसने 1 रुपये पर शेयर कमाए तो इसने $15 कमा लिए, अगर इसने भी कमाए तो उसने $10 कमा लिए। इसी तरह हर जितने जितने शेयर किसके होते हैं तो उतना उतना उसका अपना वो रेवेन्यू होता है, उसका उतना प्रॉफिट होता है। तो गवर्नमेंट में आप देख ले तो मतलब इसने कहा है कि मतलब पर वैल्यू ये इसका मैंने ये जाहिर करने के लिए आपको एक्सप्लेन किया कि मतलब जितने जितने वो कमाते हैं उतना उतना उसको मिलते हैं, तो उसकी तरफ से जितने भी हमारे पास स्टॉक होल्डर की इक्विटी होती है वो इसमें आते हैं। ठीक है, और साथ में आती है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं कि वो अर्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन में मिसाल के तौर पे हमने एक चीज इन्वेस्ट की है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है मिसाल के तौर पे $100, ठीक है, हमारे पास रेवेन्यू आ गई $300, ठीक है, हमने इससे एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, मिसाल के तौर पे एक्सपेंडिचर हमारे पास $200 आए, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया है जी, 300 में से 200 गया $100 आ गया, और ये $100 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा हुआ है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। ऐसी अर्निंग जो हमारे पास पड़ी होती है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी, बैलेंस शीट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, अब समझ आ रही है आपको फीमेल दूसरी? अगर आप समझ मिसाल से क्वेश्चन है तो बताएं। सही है, क्लियर? अच्छा, हम आते हैं इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से क्वेश्चन के लिए। इसके एग्जाम में मैं आपको मतलब इस तरह के एक टेबल में वैल्यूज दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 to 10 मिसाल के तौर, ठीक है, मैं यहाँ पे दे दूंगा कैश, ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा मिसाल के तौर पे अकाउंट पेबल, ठीक है, मिसाल नंबर 3 पे मैं दे दूंगा कि इन्वेंट्री, ठीक है, नंबर 4 पे मैं मिसाल के तौर पे कोई दूसरा दे दूंगा कि अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, नंबर 5 पे मैं दे दूंगा इक्विटी, इसकी वैल्यू मैं मिसाल के तौर पे ये दे दूं, इसकी वैल्यू ये दे दूं, इसकी वैल्यू ये दे दूंगा, ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इनको वैल्यू दे दूंगा, आपने अपने ये वैल्यू बैलेंस शीट में ले जाने के लिए अपने लिए अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देनी है, एसेट इक्विटी लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो आपने इससे पहले एसेट उठाने हैं, एसेट में आप क्या जानेंगे, एसेट में कौन कौन सा आपके पास है, ये एक एसेट है, ये एक एसेट है, ये एक एसेट है, समझ आ रही? कैश हमारे पास एसेट है, हमारे पास इन्वेंट्री भी एसेट है, हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, ठीक है ना? तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ये सारे आपने यहाँ पे एसेट में प्लस कर देने जितने जितने आ रहे हैं, ठीक है, इक्विटी मिसाल के तौर पे 4, तो ये आपका एसेट पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास इक्विटी आपकी यहाँ पे, तो ये लायबिलिटीज में तो आप ये डाल लेंगे, अकाउंट पेएबल कितना है, अकाउंट पेएबल कितना है 2000, ठीक है, इक्विटी में आपने मैंने दे दिया हुआ कि मतलब 5000। तो आपका जो आंसर आएगा, मैं क्वेश्चन को मतलब डिजाइन इस तरह करूंगा, जो आपका आंसर आएगा तो ये प्लस ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल टू दिस, तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी, बैलेंस शीट के बारे में किसका कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं। जी आपका। जी सर।
क्लियर है सब मिसाल से? यस सर। नहीं से क्लियर? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब उस टाइम में आप लोगों ने एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मतलब ये आता है टेबल में, मैं चीज़ें टेबल में दूंगा और वो चीज़ें दूंगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करवाई है आप लोगों से, आप लोगों की मैंने बताई। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर आएगी ये देखिए डेप्थ, ये करंट में भी आ रहे हैं और नॉन करंट में भी आ रहे हैं, तो इन दोनों के सामने अगर कोई ऐसी बात होगी डेप्थ मिसाल के तौर पे, तो अगर इसमें डेप्थ होगी तो वो करंट होगी। अगर डेप्थ मैं कहूँगा कि 2 इयर्स तो ये ऑटोमेटिकली नॉन करंट से निकल नॉन करंट की तरफ चली जाएगी। अगर मैं डेप्थ लिखूंगा 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, तो आप इसको लेके जाएंगे नॉन करंट में। ये इसके साथ एक्सप्लेन होगा आंसर क्वेश्चन। किसको समझ नहीं आ रही बताएं? जी क्लियर? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ना? जाए आगे। यस सर। इनकम स्टेटमेंट, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किसको कहते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो हमारे पास जितने भी पैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसको भी कहा जाता है कि हमारे जितने पैसे आते हैं और कितने उससे खर्च हो जाते हैं और कितने हमारे साथ लग जाते हैं, तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, नाम से जाए। ठीक है, हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है? हम ऊपर लिख देते हैं कि इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर द पीरियड एंडेड, मिसाल के तौर पे हम 31 जनवरी का बता रहे हैं, ठीक है। इसकी मतलब कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास? नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके सर्विसेज से या उसके प्रोडक्ट इशू करने से जो पैसे आते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। सही, हमारे पास ये रेवेन्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं ये बनाता भी जाता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन होता रहेगा, ठीक है। किसी आगे मिसाल के तौर पे हमारे पास $1000 रेवेन्यू आ गई किसी पीरियड के 31 यकम या मिसाल के तौर पे 31 अगस्त पर हमारे पास रेवेन्यू जितने पैसे लोगों के फीस से आए वो $1000 थे, पैसे जितने पैसे हमारे पास आते। क्लियर है ये बात? रेवेन्यू को समझ आ रही है? ठीक है। फिर हम आते हैं कॉस्ट। कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे ये चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने एक प्रोडक्ट बना के उसको सेल करने पे कितना खर्चा है, बनाने में नहीं, उसको सेल आउट करने में कितना खर्चा है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल कहते हैं। सही है। एक टेबलेट मिसाल के तौर पे हमने बना दिए है पेनाडाल, और पेनाडाल पे मार्केटिंग का फिर कितना खर्चा आएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्च, वो सारे जो कास्ट होती तो उसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी मिसाल के तौर पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300 आ गई है। यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? किसको समझ नहीं आ रही मुझे बताएं, मिसाल से क्लियर है सर? ठीक है। ये हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इससे माइनस कर ले तो हमारे पास ये क्या बनता है? ये 700 जो हमारे पास है इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। जो हमारे पास तीसरा पोर्शन है
जो हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू से हम जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लेते हैं तो उससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है, इससे 100 रुपीज। सबको क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम इससे माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं जो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं ऑपरेटिंग। मिसाल के तौर पे ये यूज होता है, बल्ब यूज होता है, मतलब वो चीजें यूज होती है ऑपरेटिंग, जो डेली रूटीन की चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टाफ की सैलरीज वगैरह। ऑपरेट किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए रेंट देना होता है। मिसाल के तौर पे जितना भी रेंट इस टाइम पे जितना प्रोडक्ट बना है, जितना रेंट के यूटिलिटीज, मिसाल के तौर पे सैलरीज, रेंट वगैरह, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की ये मिसाल के तौर पे हमने बता दिया कि हमारे पास ये $200 है। क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्लियर है सबको? ऐसे हमारे पास अगर ये माइनस हो गया तो ये आ गए $500। ये हमारे पास आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ग्रॉस प्रॉफिट से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास निकल आता है। ठीक है, समझ आ रही है सबको? यस जी यस। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं। फिर हम आते हैं इससे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर दे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को माइनस कर दे। नॉन ऑपरेटिंग माइनस को क्या कहते हैं, मतलब ऑपरेशंस में जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं इसको बनने में नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो उसको ऑपरेट करने में मिसाल के तौर पे हमारे पास वो हो गए हैं 150, तो 500 से हम 150 निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि ये माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी आ सकता है, तो हम दोनों प्रॉफिट एंड लॉस को इसलिए देते हैं। क्लियर? ठीक है जी। जी निकाल तब तो यहाँ से सुबह विशाल से ठीक है जी। तो हमारे पास एक दूसरे का प्रोसीजर है, आप ये नोट कर लें। यकम सबसे पहले हमने स्टार्ट में हमारे पास जितने पैसे आ गए वो हमने ले लिए, ठीक है। हम उसने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस काल मतलब जो चीज हमने बनाई उसको सेल आउट करने पे हमारे पास कितना खर्चा इस पाया, ये आप 2 नंबर पे इसमें आप ले लें, ठीक है। जब आप कास्ट रेवेन्यू से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास खुद बहुत ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अभी तक नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस को कहते हैं कि अभी गंदा अमो और तपख्तों के वही गंदा गटा मतलब ला नेट था ना दलिदा दे रंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं दी इसकी चेक कर हमको बस सुनो नेट प्रॉफिट ते सीधा खबर सही है। ग्रॉस प्रॉफिट उसको कहते हैं कि हम रेवेन्यू से जो सेल आउट करते हैं, जो पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो उसको हम वो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इससे हम 4 नंबर पे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से फिर हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को या एक्सपेंडिचर्स को माइनस करें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकल आता है जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है सर। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे पास ये देखें नेट सेल हमारे पास आ गई। नंबर 1 पे नेट सेल। नेट सेल हमारे पास 2 किस्म के हो सकते हैं। एक तो हम प्रोडक्ट देते हैं पेनाडाल, ठीक है, या इस तरीके से हमें पैसे मिल सकते हैं, या दूसरे तरीके से हम टीचिंग से या डॉक्टर के चेकअप से हम जो पैसे कमाते हैं उसको सर्विस कहते हैं। हम कोई चीज लोगों को देते नहीं, यस सर, ठीक है।
मतलब प्रोडक्ट देते नहीं, मगर उसमें हम उसको सर्विस देते हैं। मैं आपको यहाँ पे लगा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको मतलब कोई चीज नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, मैं सर्विस दे रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब जो चेकअप करते हैं तो अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको मतलब सर्विस कहते हैं। तो ये दोनों को हम प्लस करके हमारे पास ये नेट रेवेन्यू आ जाती है, जो ये वाली है। अगर हमारे पास टेबल में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब सेल जो हमारे पास है 100 है और सर्विस हमारे पास 300 है, तो आप समझ जाएं कि हमारे पास रेवेन्यू जो है टोटल है वो 400 है। नेट रेवेन्यू भी आप जाएंगे तो आप 400 लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी आपको क्लियर है? टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये आ गई। पहले सुनो, यहाँ पे उससे किया है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ सेल जो हमने सेल किए। तो अगर प्रोडक्ट की सेल की है, अगर सर्विस की सेल की है, तो उन दोनों को हमने प्लस किया है यहाँ पे। जी ये चीज क्लियर है कि नहीं? विशाल से हो क्लियर है सर। क्लियर है? जो हमने सेल की प्रोडक्ट की और सर्विस की, तो उसकी दोनों की कास्ट आएगी, और इन दोनों को कास्ट को माइनस करके, तो इस नेट सेल से मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया था $1,10,000, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए हैं $2,200। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया है, ये हमारे पास या ग्रॉस प्रॉफिट या जो भी होगा ये 800 रुपया। वही वाले एग्जांपल मैं इधर ला रहा हूँ, इसमें ऐड कर। क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ गई। फिर आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की तरफ, वो भी इससे माइनस होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर किस में होते हैं? मिसाल के तौर पे ये बहुत ज्यादा छोटा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर इसको मतलब बनाने में हमारे पास कोई, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, पढ़ाने के लिए मैंने कोई रिसर्च की, उसमें कोई पैसे लगे, तो ये मतलब इसके एक्सपेंडिचर है ऑपरेटिंग डेवलपमेंट। या मतलब सेलिंग पे जनरल एक्सपेंडिचर होगी, जब हम सेल कर रहे थे वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको पैसे थे, या ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगी, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इसके हो गए। सर मैग्नीफाई है सर, देखिए की मैग्नीफाइंग आ रहा है सर, देखिए ठीक है, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्सपेंडिचर आ गए। अगर हमने कोई सर्विस देनी तो उस पे हमने कोई रिसर्च किए, कोई डेवलपमेंट की, उस पे जो खर्चे आए, या सेलिंग जनरल एक्सपेंडिचर, हमने मार्केट मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह ये चीज नहीं, तो ये हमारे पास इन दोनों के ऑपरेटिंग, ये दोनों को हमने प्लस किए, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, यहाँ की एग्जांपल मैंने दी थी, यहाँ पे जिस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कहाँ पे समझना यार लोगों को, क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर। अच्छा, फिर हम आते हैं, ये हमारे पास जब हो जाते हैं उससे ये निकल आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर।
अच्छा, ऑपरेटिंग, फिर ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास जब ये इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस हो जाते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम या जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या जो भी होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको कहते हैं वो हमारे पास आ जाती है। फिर उसके बाद हम इससे ऑपरेशन कॉस्ट माइनस करते हैं या इनकम जो बिफोर टैक्स होती है, जो इसके ऑपरेशन गवर्नमेंट को हम टैक्सेस वगैरह देते हैं या जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया मगर यहाँ पे बता दूं कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में जो हमारे पास आती है उसमें हमारे पास एक आगे टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह और जो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जो प्रोविजन जिस तरह जैसे नेट इनकम इससे बात आती है, जितनी हमारे पास प्रॉफिट आ जाती है, जिस तरह हम मतलब हमारे पास सैलरी से जब 6 लाख रुपए से हमारी सैलरी साल की बढ़ती है तो हमारे पास टैक्स आता है उस पे पर, तो उससे हम ये टैक्स माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास नेट रेवेन्यू निकल आ जाती है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट मैंने आपको इसी तरह जिस तरह ये मैंने बताया तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मिसाल के तौर पे। फिर इसके बाद अर्निंग पर शेयर या अर्निंग जो हमारे पास शेयर्स की जो अर्निंग थी वो तो मैंने इस वक्त पे डिस्प्ले नहीं की मगर मैंने इसके बाद बताया कि नॉन ऑपरेशन जो एक्सपेंडिचर होगी वो माइनस करके आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ये बिल्कुल उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है, मतलब उसमें है कास्ट अकाउंटिंग में तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जो। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताना था, ये दिखाना था कि मतलब आपकी जो प्रॉफिट मतलब जो आपका वो इनकम स्टेटमेंट बनेगा वो इस स्टाइल का बनेगा, इस किस्म के तरीके यही चीजें उसमें इन्वॉल्व होगी। तो इसका जो क्वेश्चन मतलब आ सकता है मिसाल, तो यही चीजें आपको दी होंगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे ये चीजें मतलब आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट 500 रुपए मिल जाए सही और साथ में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिल जाए तो आप उससे अगर रेवेन्यू ना भी दियो तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है ये 700 और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला है 300, कोई ना कोई वैल्यू उसमें जरूर मिसिंग होगी, आपने एक दो वैल्यू को प्लस माइनस करना है, उससे यूनिट वैल्यू निकालनी। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सही है, जाए ठीक है। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते, बोर तो नहीं हो रहे। नहीं सर।